तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि डेफिनेशंस क्या-क्या है, किसका क्या मतलब होता है, और मैंने बिल्कुल लास्ट में बोला था कि लीज़ हमारी 2 टाइप की होती है। एक फाइनेंस लीज़, एक ऑपरेटिंग लीज़। फाइनेंस लीज़ मतलब जैसे हम कोई एसेट बेचते हैं, खरीदते हैं, और ऑपरेटिंग लीज़ मतलब किराए पर लेते हैं। तो इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। Finance lease. A lease classified as finance lease if it transfers substantially all the risk and reward incident to ownership of an asset. अब जब हम सेल परचेज करते हैं तो क्या रहता है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर होता है। तो वही लिखा है, फाइनेंस लीज का मतलब यह है कि जब सब्सटेंशियली सारे के सारे रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर हो गए हैं, दिस मे और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर्ड, मतलब लगभग सारे ट्रांसफर हो गए हैं, चाहे आप उसे लीगली कहें कि हमने ट्रांसफर करे या नहीं, बट लगभग सब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये फाइनेंस लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि अगर ये ट्रांसफर नहीं होते हैं सब्सटेंशियल ऑल रिस्क एंड रिवार्ड। अब आप अगर कोई चीज किराए की लेते हैं और मान लिया आपने कोई चीज ली किराए की, उसमें आग लग गई, कोई खराब हो गई, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई भी दिक्कत है, तो नुकसान किसका होगा? ओनर का। आपने एक घर किराए का लिया, अर्थक्वेक आ गया, आप बाहर बच गए, मरे नहीं, आप भागकर बाहर आ गए और घर गिर गया, नुकसान किसका है? इसका मतलब रिस्क और रिवार्ड उसी का ही है ना। तो वो ऑपरेटिंग लीज है क्योंकि आपने केवल किराए पर ली। अगर आपका नुकसान है तो वो फाइनेंस लीज है क्योंकि इसका मतलब आप उसे खरीद चुके हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग है या फाइनेंस लीज है। वेदर ए लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग डिपेंड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रेदर देन इट्स फॉर्म। तो सब्सटेंस मतलब हम उसको देखेंगे, ये नहीं कह सकते कि हम इस तरीके से एग्रीमेंट बनाएंगे या ये ऐसा तरीका है तो ये फाइनेंस है, ऐसा है तो ऑपरेटिंग, ऐसा नहीं है। सब्सटेंस मतलब हर एक एग्रीमेंट को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो फाइनेंस लीज क्या है? रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया है और केवल एक लोन अरेंजमेंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट में देने की वजह से, अदरवाइज वो ट्रांसफर हो रहा है। और फाइनेंस लीज का मतलब रिस्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है और एक रेंटल एग्रीमेंट है। अब रिस्क एंड रिवार्ड वर्ड बार बार आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? रिस्क एंड रिवार्ड, तो रिस्क है इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस फ्रॉम आइडल कैपेसिटी और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस एंड ऑफ वेरिएशन इन रिटर्न ड्यू टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। रिस्क क्या है? कोई आपकी चीज बेकार हो जाए या उससे कमाई कम हो, ये सब रिस्क है। रिवार्ड may be represented by the expectation of profitable operation over the economic life of asset and gain of appreciation in value or realization of residual value। तो रिस्क का मतलब आपका नुकसान होना, रिवार्ड का मतलब बेनिफिट होना। तो अगर लॉस हो रहा है तो भी आपका है, प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका है, ये है रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब। तो इंडिकेटर्स क्या है फाइनेंस लीज के? हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ये लीज ऑपरेटिंग लीज है? ये इसके लिए AS 19 में 8 पैरामीटर दिए गए, जिसे हम 5 और 3 पैरामीटर में अलग अलग कह सकते हैं, डिवाइड कर। तो 5 पैरामीटर है जो नेचर जिनका डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब लगभग वो डिसाइड ही कर देंगे कि वो है या नहीं। 3 पैरामीटर सजेस्टिव हैं, कई बार हम सजेशन देते हैं कि इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो फाइनेंस लीज है या any one condition is met it will be classified as finance lease। तो 5 पैरामीटर में से एक भी लग गया तो वो फाइनेंस लीज हो जाएगी, है ना। और जो सजेस्टिव नेचर के 3 पैरामीटर हैं वो आपके हेल्प करेंगे, मतलब अगर तीनों लग रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है कि वो आप माने ही उसको कि वो फाइनेंस लीज है, लेकिन आप मान सकते हैं, मतलब सजेशन हो रहा है। तो डिटर्मिनेटिव जो कंडीशंस हैं वो क्या है?
तो कुछ ऐसी सिचुएशन है नॉर्मली हम लीज को फाइनेंस लीज बोलते ही हैं। वो क्या है? नंबर ए, द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ असेट टू लेजी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। मान लिया हमने 5 साल के लिए कोई चीज लीज पर ली है और 5 साल के बाद हमारे पास ओनरशिप आ जाएगी, तो ये अगर ये एक कंडीशन है तो ये फाइनेंस लीज ही है। फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं। अगर ये पॉइंट है तो फाइनेंस लीज ही है, क्योंकि ओनरशिप आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब आपने खरीद ली, तो फाइनेंस लीज है। बी मतलब दूसरे नंबर की कंडीशन हमने 5 बोली है ना, तो दूसरे नंबर की क्या है? द लेजी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट ए प्राइस व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू एट द option become exercisable such that at the inception of the lease it is reasonably certain that the option will be exercised। तो जब आप लीज ले रहे हैं, लिखा है 5 साल के बाद ये आपके पास आ सकती है अगर आप कुछ पेमेंट करें। जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए, उस समय मार्केट वैल्यू 5 लाख होने की उम्मीद है, 1 लाख में मिल जाएगी और उम्मीद है कि जो है लेजी वो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा ऑप्शन, 90% चांस है कि वो ले ही लेगा, तो भी हम उसे फाइनेंस लीज मान। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए ने एक कार ली 5 साल के लिए। 5 साल के बाद ऑप्शन है कि ये 20,000 में खरीद सकता है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है। अब मार्केट वैल्यू 2 लाख है, 20,000 में मिलेगी तो कौन नहीं लेगा? तो हर कोई लेगा। इसका मतलब जब ये ऑप्शन आ गया खरीदने का बहुत ही कम वैल्यू पर, तो ये क्या है? फाइनेंस है ना। तो ये है कि मिस्टर ए तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा ही करेगा, लगभग ये सर्टेन है, तो ये हमारी फाइनेंस ली। तीसरा, the lease term is to major part of economic life of the asset even if title is not transferred। मान लिया एक कार है, उसकी लाइफ 10 साल है और 10 साल के लिए आपने लीज पे ले ली। इसमें 10 साल के बाद ना आप खरीद रहे हैं ना आपके पास ओनरशिप आ रही है, लेकिन जितनी लाइफ है उतना आपने यूज कर लिया, तो उसमें बचा ही क्या? फिर तो आप ही ओनर है ना उसके। 10 साल की लाइफ है, 10 साल आपके पास है, तो आप ही तो ओनर है, और कौन ओनर है उसका? 10 साल के बाद तो कूड़ा है वो। तो इसका मतलब फाइनेंस लीज। इलस्ट्रेशन, XYZ ने प्रॉपर्टी ली 32 साल के लिए और उसकी लाइफ 40 साल है, 80% टाइम पीरियड आपके में आ गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंस है। बाकी और चीजें देखेंगे, लेकिन लगभग 80% तो काफी टाइम होता है। यही 90% होता तो हम और श्योरिटी, 95% होता तो और हक से कहते कि हाँ भाई हर हालत में फाइनेंस लीज ही है ना? तो काफी अच्छा सब्सटेंशियल टाइम, मेजर टाइम कवर हो रहा है। At the inception of the lease, present value of the minimum lease payment amount to be to at least substantially all of the fair value the leased asset। मान लिया आज असेट की वैल्यू 5 लाख है और जो मिनिमम लीज रेंटल है उनकी फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू भी लगभग 5 लाख के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप तो सारा पेमेंट कर रहे हो और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का पता इंटरेस्ट पोर्शन हटा दिया और आज की फेयर वैल्यू के आसपास आ गए, तो ये भी फाइनेंस लीज है इसका मतलब, है ना। or the leased asset is of a specialized nature such that the only the lessee can use it without major modification being। अगर मान लिया मैं लेसी हूं, आप लेजर है और आप मेरे लिए कोई स्पेशल मशीन बनाकर दे रहे हो, मेरे अलावा और कोई यूज नहीं करेगा उसे, तो मैं ही तो ओनर हूं जब कोई और यूज ही नहीं करेगा उसको, तो ये क्या है? फाइनेंशियल। इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो ये 5 चीजें हैं जो हमें एक डिसाइसिव नेचर की है। 5 कंडीशन, इनमें से कोई भी एक लगेगी तो आप बेहिचक कह सकते हैं फाइनेंस लीज। PQR a hospital order 10 ambulance is specifically designed as per the requirement। तो ये जो एम्बुलेंस है ये लीज पर ली गई है और बिना मॉडिफिकेशन के लीज पर ली गई है, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल डिजाइन खुद ऑर्डर करा है, इन्हीं के लिए बनी। दिस वुड मीट द कंडीशन ऑफ फाइनेंस लीज, हम कह सकते हैं फाइनेंस लीज। ठीक है, कुछ सजेस्टिव कंडीशंस भी, वो क्या है? इफ द लेजी कैन कैंसिल the lease and the lessor losses associated with the cancellation are borne by the lessee। तो लेजी अगर लीज को कैंसिल कर सकता है और लेजर जो है
जो भी कैंसिलेशन की वजह से दिक्कत है वो लेजी की होंगी, नुकसान लेजी के होंगे। देखिए जनरली क्या रहता है, ये सजेशन है, अगर होगा तो है, तो हमें जरूरी नहीं है इन सब चीजों को देखकर कहना है कि ये फाइनेंशियली, तो ये सजेशन है, ये थ्योरेटिकल आपके लिए कह सकते हैं आ सकता है। इफ गेन और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द रेजिडुअल वैल्यू एक्रू टू द लेजी। देखिए जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है, ये ओनर की होती है। अब ओनर की है और कोई नुकसान प्रॉफिट ओनर का ही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, फाइनेंशियली ना। थर्ड है, इफ लेजी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर ए सेकेंडरी पीरियड एज एट ए रेंट विच इज सब्सटेंशियल लोअर देन द मार्केट। मान लिया 5 साल के लिए लीज पर लिया और फिर लिखा है 5 साल के बाद आपको जो लीज रेंट होगा वो मान लिया अभी 10,000 है तो 5,000 होगा, और उस समय पता चला 20,000, 30,000 या 40,000 होने की, तो मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम अमाउंट पर आपको रेंटल वैल्यू मिल रहा है, तो इसे भी हम इंडिकेटर कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल, पर कोई जरूरी या जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन 5 तो डिसाइडेड। लीज क्लासिफिकेशन इज मेड एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। If at the any time the lessee and the lessor agree to change the provision of the lease other than by renewing the lease in a manner that would resulted in a different classification of the lease at the change term being in effect at the inception of the lease, the revised agreement is considered as a new agreement over its revision. देखिए जनरली क्या होता है कि मैंने है ना आपसे लीज पर ली 10 साल के लिए, लेकिन लीज रेंटल 1 ईयर का ही होता है, 11 महीने का, और वो रिन्यू होता रहता है। तो अगर वो रिन्यू हो रहा है हर साल और कंडीशन वही है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, चल रहा है वही। लेकिन कभी कभी होता है कि हमने एक मान लिया रिक्लासिफिकेशन किया इस तरीके से कि पहले ऑपरेटिंग है तो फाइनेंस बैठ रही है, पहले फाइनेंस है तो ऑपरेटिंग हो रही है, तो वो नए सिरे से हम उसके कैलकुलेशन, ठीक है। चेंज इन एस्टिमेट, एस्टिमेट में चेंजेस हो सकता है, रेजिडुअल वैल्यू वगैरह, लाइफ वगैरह, तो चेंज इन एस्टिमेट का मतलब है चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू, चेंज इन इकोनॉमिक लाइफ, या और कोई चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन however do not give rise to a new classification of a lease for accounting। तो चेंज इन एस्टिमेट से आपका अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो फाइनेंस लीज है तो वो फाइनेंस लीज ही रहेगी, ऑपरेटिंग लीज है तो ऑपरेटिंग लीज ही रहेगी, केवल चेंज इन एस्टिमेट होने से आप उसको चेंज क्लासिफिकेशन। अब थोड़े से हम देखते हैं तो बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस हमारे पास आने शुरू हो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एग्जामिन द अबव एज फाइनेंस लीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजी इफ दैट हिज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 12। हमें बताना है कि ये फाइनेंस लीज है या नहीं है, और लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आज इस असेट की वैल्यू 2,50,000 ना, तो हमने, और जो हमारी लीज टर्म है वो कितनी है, 40 मंथ, और वो लगभग इसकी लाइफ के इक्वल है, तो यही हमें बता रहा है कि ये फाइनेंस लीज, ठीक है ना। दूसरा, हमें मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू का सम देखना है, वो फेयर वैल्यू मतलब 2.5 लाख के आसपास होना चाहिए। तो रेंटल वैल्यू है 7,000 और 2,000 है अदर सर्विस, तो हमने पढ़ा था मिनिमम लीज रेंटल में अदर सर्विसेज को नहीं लेंगे, तो मिनिमम लीज रेंटल 7,000 है, इसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, ये पर मंथ है याद रखिए, तो ये भी मंथली हिसाब लेना पड़ेगा, 12% पर एनम है,
तो मुझे 1% पर मंथ का रेट लेना पड़ेगा। इसके लिए दो तरीके हैं मेरे पास। पहला मैं करूं 1 डिवाइड बाय 1.01 इक्वल टू ना, तो आपके कैलकुलेटर पे स्टेप नंबर 3 लिखा रहा है, क्या आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 1.01 इक्वल टू स्टेप नंबर 3 लिखा रहा है ना। स्टेप नंबर 3 लिखा रहा है, एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए तो स्टेप नंबर 4 लिखा रहा है, तो स्टेप नंबर 2 एक्स्ट्रा लिखे आते हैं इसका मतलब। और हमें करना है ये 40 बार। स्टेप नंबर 42 तक इक्वल टू का बटन दबाते रहिए फटाफट ना। जब ये 40 टाइम्स हो जाएगा तो स्टेप नंबर 42 लिखा रहा होगा आपके कैलकुलेटर। पॉइंट वो कैलकुलेटर में जो आ रहा है उसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जीटी का बटन दबा दें। 383835। अब इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये है कि आप एक एक रुपया 40 महीने देंगे तो वो 40 रुपए देंगे ना, उसकी आज की वैल्यू 32 रुपए 83 में आती है बात। तो हमें जो पेमेंट कर रहे हैं 7,000 रुपए, इसमें कुछ इंटरेस्ट भी तो है ना। तो 7,000 इंटू 32.835 करेंगे तो ये आ रहा है 2,29,845 ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू ना। क्योंकि भैया 90% से ज्यादा वैल्यू आ रही है। देखो 2,29,000 अगर हम देखें तो 90% से ज्यादा है। तो एक तो लीज टर्म उसकी लाइफ के इक्वल है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है मिनिमम लीज पेमेंट वो आज की फेयर वैल्यू के लगभग बराबर है। तो ये दोनों बातें ये डिसाइड करती है कि, और एक और बात, रेजिडुअल वैल्यू लॉस टू बी बोर्न बाय द लेजी। रेजिडुअल वैल्यू लॉस लेजी कर रहा है, ये तो ओनर का लॉस होता है, लेजी लॉस बियर कर रहा है, तो ये भी हमारा इंडिकेटर है। तो तीन तीन पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फाइनेंस लीज है। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारी वैल्यू 90% से ज्यादा आ रही है, फेयर वैल्यू। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेजिडुअल वैल्यू का लॉस लेजी कर रहा है और लीज जो है ऑलमोस्ट फुल इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल है। तो ये एक पॉइंट भी होता तो भी हम कह देते हैं ये फाइनेंस लीज है। हाँ, तो तीन तीन पॉइंट, ये क्या है? ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें यह है कि जो एक पॉइंट था वो सजेस्टिव कंडीशन का था कि जो लेजी लॉस बियर कर रहा है, लेकिन हम तीनों पॉइंट को लिखेंगे एग्जाम तो बोलेंगे कि भाई हमारा ये फाइनेंस लीज है। अब सवाल ये होता है कि फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज होने से फर्क क्या पड़ेगा? तो इससे अकाउंटिंग पे फर्क पड़ेगा। क्यों? अगर फाइनेंस लीज है तो लेजी अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा और लेजर सेल दिखाएगा। ऑपरेटिंग लीज है तो लेजी अपनी बुक्स में असेट नहीं दिखाएगा और जो लेजर है वो सेल नहीं दिखाएगा। तो अकाउंटिंग दोनों अलग अलग होंगी ना। तो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग मतलब हायर परचेज वाली अकाउंटिंग सेल की तरह दिखाएगा लेजर, और अगर हम बुक्स ऑफ लेजी करें तो लेजी की बुक्स में ये असेट की तरह आएगी ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लेजी अपनी बुक्स में ये मानेगा मैंने एसेट खरीद ली। तो फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। On the date of inception of lease, lessee should show it as an asset and corresponding liability at a lower of। मतलब एक तो asset दिखाएगा कि मेरी asset है, liability दिखाएगा कि इसने पेमेंट अभी फ्यूचर में करनी है, इकट्ठी पेमेंट तो कर नहीं रहा है ना। लेकिन जो asset है वो कौन सी वैल्यू पर दिखाएगा ये भी बता रखा है। जो वैल्यू होगी asset की वो होगी एक तो फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू जैसे 2,50,000 आ रही थी अभी पिछले एग्जाम्पल में, या प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट जो 2,29,000 कुछ आ रहा था, विच एवरेज लेस, जो भी कम है। तो इन दोनों में से जो भी कम है वो हमें दिखाना, ठीक है।
तो एंट्री क्या बनेगी, असेट खरीदी है तो असेट डेबिट टू वेंडर होता है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू लेजर, लेजर से खरीदा। और वैल्यू क्या आएगी, लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि एसेट खरीद ली है लेजी ने और अपनी बुक्स में एसेट को दिखाया, तो हर साल डेप्रिसिएशन भी लगाएगा। अब इंटरेस्ट ड्यू करेगा, अगर आपने हायर परचेस पढ़ रखा है तो उसमें हम एंट्री बनाते थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ये वही एंट्री है, बस इंटरेस्ट की जगह फाइनेंस चार्जेस लिखा है, हायर वेंडर की जगह लेजर लिखा है। तो ये इंटरेस्ट ड्यू होगा और फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, जो भी इंस्टॉलमेंट है लीज रेंटल है, और ईयर एंड में डिप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज दोनों पीएनएल में ट्रांसफर होंगे। बैलेंस शीट में असेट को दिखाया जाएगा असेट साइड में और लेजर को लायबिलिटी में, क्योंकि एक असेट है और एक लायबिलिटी है, पेमेंट पूरा अभी हुआ नहीं है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू प्रेजेंट द लायबिलिटी फॉर रिलीज्ड एसेट एज डिडक्शन फ्रॉम द लीज एसेट। ये कह रखा है कि लेजर को यहां से लेस करके मत दिखाई। याद करो कंस्ट्रक्शन AS 7 था, कंस्ट्रक्शन हम लोग वहां कहते थे कि जो भी हमारी एसेट है उसमें से जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस मिल रखा है वो लेस करके दिखा। ये कह रहे हैं कि लेस करके मत दिखाई। The liability for leasehold asset should be presented separately in the balance sheet as a current liability or as a long term liability as the। तो जो एक साल के अंदर अंदर की पेमेंट है उसे हम करंट लायबिलिटी में, और जो एक साल के बाद की पेमेंट है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। नोट, असेट क्या है, कम वैल्यू दिखाएंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग टू फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजी। लीज पेमेंट टू बी अपोर्शन बिटवीन द फाइनेंस चार्ज एंड रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। हर साल जब भी हम पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट लायबिलिटी पर। फाइनेंस चार्ज टू बी एलोकेटेड टू पीरियड ड्यूरिंग व्हिच लीज टर्म हैज टू बी प्रोड्यूस ए कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, वो अभी हम देख लेंगे। फाइनेंस लीज गिव राइज टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द असेट एज वेल एज द फाइनेंस। तो जब भी हम कोई फाइनेंस लीज होती है तो दो टाइप के खर्चे आते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन और दूसरा इंटरेस्ट। अगर ऑपरेटिंग लीज होगी, कोई चीज किराए की है, तो जो भी हम लीज रेंट दे रहे हैं वो खर्चे में जाएगा बस, वहां कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। द डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर a leased asset should be consistent with for the depreciable asset which are owned, and the depreciation recognized should be as per the AS 10 PPE। प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में जैसा डेप्रिसिएशन बोला गया है मेथड, उस मेथड में उस हिसाब। If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset should be fully depreciated over the lease period or useful life which is shorter। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया फाइनेंस लीज है और हमने 8 साल के लिए लीज पर लिया और असेट की लीज पर लिया 6 साल के लिए और लाइफ है 8 साल। तो ये क्या रखा है, उसे 6 साल में खत्म कर दो, क्योंकि अभी ये सर्टेन नहीं है कि आप 6 साल के बाद 2 साल के लिए और ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सर्टेन है कि आप अपने नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे, फिर आप उसे 8 साल में डेप्रिशिएट। लेकिन अगर सर्टेन नहीं है तो आप 6 साल में करिए, क्योंकि उसके बाद में आप लेंगे नहीं, फिर वो 2 साल की वैल्यू रह जाएगी। ओनर तो आप है ही, फाइनेंस लीज तो है ही। ठीक है। Initial direct costs are often incurred in connection with the specific leasing activities, as in negotiating and securing leasing arrangement. The costs identified as directly attributable to activity performed by lessee for a finance lease are included as a part of amount recognized as a asset under the lease। स्टार्टिंग में कोई स्पेसिफिक खर्चा हुआ है तो वो भी हम, अब अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो वो IRR होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम FM में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा है था
Interest rate implicit in the lease is the discounted rate at the inception of the lease cause the aggregate present value of a minimum lease payment from the standpoint of the lessor or and unguaranteed residual value accruing to the lessor. मतलब मिनिमम लीज पेमेंट में क्या होता है, पेमेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और प्लस अनगारंटीड, इसका मतलब टोटल हमारी गारंटीड अनगारंटीड वैल्यू आ गई तो टोटल वैल्यू आ गई रेजिडुअल वैल्यू प्लस मिनिमम लीज पेमेंट, वही आ जाता है। अब डिस्काउंटिंग रेट ये लेना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के इक्वल आ जाए जो भी लीज रेंटल है वो, और यही होता है हमारा क्या, IRR। जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा IRR निकालने के लिए, अगर आपने FM में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालें। इसके लिए दो अलग अलग रेट से एनपीवी निकालने के बाद उसके लिए IRR का एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी ऑन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट्स, ये भी अभी हम लगाकर देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 50,000 रुपए हम हर साल दे रहे हैं, 5 साल का लीज टर्म है, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है, अनगारंटीड 15,000 है, फेयर वैल्यू 2 लाख है। अब इसमें रेट निकालना है हमें। अब रेट निकालने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना, देखिए प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, साथ साथ करिएगा, तो फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1/1 प्लस रेट की पावर n, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें IRR मतलब इम्प्लीसिट रेट निकालने के लिए हमें ट्रायल एंड हिट मेथड अपनाना है, और कोई रेट नहीं दी तो आप 10% ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 10%, और हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे, ईयर है हमारे पास 5 ना, एक तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, शॉर्टकट भी हम लगाएंगे, इसमें शॉर्टकट ही लगाएंगे। देखो हर साल का लीज पेमेंट है 50,000, है ना, और 50,000 के अलावा हमें लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, तो लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेना है और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेना है। तो 25,000 गारंटीड है, 15,000 अनगारंटीड है, टोटल मिलाकर 40,000 है हमारा रेजिडुअल वैल्यू। तो इसको भी लेना है, लेकिन ये मिलेगा 5 साल बाद। अब आपको मैं पहले ये समझा देता हूं, फिर मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं। आप पहले इसे लिख लीजिए जल्दी से, या देख लीजिए, चलिए, क्योंकि लिखने में आप टाइम वेस्ट करेंगे बहुत। इसे देखिए, पहले हमने क्या लिखा, 50,000 और साथ में जो 5th ईयर है, यहाँ ध्यान से ईयर देखिएगा, ये 5th ईयर में 50,000 लीज रेंटल थे, और फिर हमने गारंटीड और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी लिख ली। कैलकुलेटर उठाइए, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस रेट, रेट का मतलब डिवाइड बाय 100 तो होता ही। तो कैलकुलेटर पर लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू, क्योंकि मैंने कहा था 10% हम एजम्पशन लेकर ही चलेंगे, ऐसा मानकर चलिए, तो ये आ जाएगा 0.909। एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए 0.826, एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए 0.751, एक बार और इक्वल टू का बटन दबाइए 0.683, एक बार और तो 0.621। 621 ही तीनों में लेना है क्योंकि तीनों 5th ईयर में आ रहे हैं। इसको प्रेजेंट मल्टीप्लाई करा, प्रेजेंट वैल्यू आया और टोटल करा 2,14,340। लेकिन इसे करने में टाइम बहुत जाएगा, तो एग्जाम में आप कैसे टाइम बचाएं, तो जो हर साल वैल्यू होती है एक जैसी, उसे एन्युटी बोलते हैं, और ये मैंने फाउंडेशन में भी सिखा रखा है आपको, और अगर आपने FM पढ़ा तो उसमें भी सिखा रखा है कि अगर हमें सम चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का, तो एन्युटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। देखिए ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इन दोनों में फर्क क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब ये काम कैसे करेगा, मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूं। अब ये लिखिए आप मेरे साथ साथ, ईयर 1 to 5 और
कैश फ्लो या मिनिमम लीज पेमेंट, ये है 50,000 साल की। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो भी जरूरत है। अब देखिए मैंने कहा था ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं कि आप इन सबका सम कर रहे हैं, आएगा तो वही, लेकिन आपको ऐसे निकालना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में ये थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो सीधा यही कर रहे हैं। तो आपके पास अगर कैलकुलेटर में जीटी का बटन है तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू क्या आया, 0.909, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू और फिर इक्वल टू, 5 बार करेंगे और जीटी का बटन दबा दें। तो क्या आ रहा है, और अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला, यहाँ रेट लिखने का मतलब R/100 ही होता है। तो आपके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 ये करना है सबसे पहले, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 बार करेंगे, तो 5 बार करने के बाद में 0.621 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर -1 कर देंगे और फिर डिवाइड बाय 0.10 कर देंगे, तो आंसर वही आ जाएगा। तो अगर जीटी का बटन आपके कैलकुलेटर में नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो 3.791 आ जाएगा विद इन 5 to 10 सेकेंड, और फिर हम इसको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, तो 50,000 इंटू 3.791 कितना आ गया, 189,550। और अब 5th ईयर में देखो, 1 to 5 ईयर अलग है, वो एन्युटी है। 5th ईयर में क्या आ रहा है हमारे पास, 15 और 25, 40,000, तो वो एक ही बार आ रहा है, तो वो 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, और इसका सम 390। अब देखो ये 340 आ रहा है और ये 390 आ रहा है, इतना फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने सब अलग अलग किया और यहाँ पर टोटल से कर, और यहाँ मेरे ख्याल से इन सब का टोटल है ना, ये 3.790 आता है और ये 3.791 है, तो इतना फर्क चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन लेने की। अब क्या आ गया, हमें निकालना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश इन प्रेजेंट वैल्यू कैश। तो आपके पास आ रहा है 2,14,340 रुपए, अगर मैं ये लिखूं इससे मैच करने, और 90 भी लिख सकते हैं। और हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, अगर हम देखें तो फेयर वैल्यू क्या है, 2 लाख रुपए है ना। अगर मैं ये कहूँ फेयर वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो ये 14,340 रुपए प्लस का रहा है। तो आइडियली आईआरआर निकालने के लिए हमें 2 रेट चाहिए, और एक रेट ऐसी जिससे पॉजिटिव एनपीवी आ जाए और एक ऐसा रेट जिससे नेगेटिव। मतलब अगर मैं समझूं, रट्टा लगाने की बजाय समझूं कि 14,340 क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट हमें 14,340 रुपए और पैसे दे रहा है, 10% की कॉस्ट हटाने के बाद भी अभी हमें फायदा हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमें 10% से ज्यादा की अर्निंग करके दे रहा है, तो हम एक रेट और ले सकते हैं। अब एग्जाम में तो हम, हमारे दिमाग में जो आएगा कि चलो ये 10% लिया है तो हम 15% ले सकते, मैंने सोल्यूशन में चाहे 14% कर रखा है, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा। आप 12% भी कर सकते हो, 11 भी, लेकिन 12-11 में रिस्क क्या है कि 12% लिया और ये नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट तब आता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, क्योंकि उसके बीच का रेट होता है। मतलब हमने ले लिया, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मान लिया हमने 12% ले लिया,
तो आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन होगा क्या, मान लिया हमारा आंसर आना है 12.6%, हमने एक लिया 10 और एक 15, तो 10 और 15 के बीच में है ना, तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आए। अगर हमने ले लिया 10 और 12 और आंसर आना 12.6, तो हम वैल्यूएशन कैलकुलेशन उन चीजों का कर रहे हैं जो आंसर के बीच का नहीं है, आंसर से अलग की चीज। एनुअल के तो थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन वो भी ठीक होता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट तब है जब एक प्लस एक माइनस हो और रेट का डिफरेंस 1% हो, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। तो हम तो 5% 10% तक भी डिफरेंस ले। तो आइडियली एग्जाम में मुझे पता है कि रेट बढ़ाना पड़ेगा टू मेक इट एक नेगेटिव, तो मैं 5% और बढ़ा के 15% ले लेता। आपको दिखाऊंगा भी, आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा नहीं। चलिए, ये 10% था, मैं अब आपको 15% के हिसाब से, हम 15% के हिसाब से वही शॉर्टकट लगाते हैं, 1 to 5 ईयर कैश फ्लो 50 बोली ना, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में ये 15% के हिसाब से क्या आ जाएगा, जो टेक्निक मैंने बताई उससे जल्दी से करके बताइए। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया करिए, 3.352 और करिए मल्टीप्लाई, क्या आ गया, और 5th ईयर में 40,000 आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 5th ईयर का, 0.515 है, 4 है, क्या है 497, मल्टीप्लाई करिए 40,000 से, 19 टोटल 187। बहुत अच्छा हो गया, एनपीवी नेगेटिव आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गई कि हमारे पास 187 480 आए हैं और गए हैं 2 लाख, तो माइनस, ठीक है। देखो 14% से हमारा थोड़ा सा कम आता, लेकिन ज्यादा रिस्क था, और 10-15 राउंड फिगर हमें ऐसा लगता है कि ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला है जो वो लगाते हैं, फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाया भी था, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी। अब आप इसको है ना, गलती ना हो तो इसे ब्रैकेट में लिख लेना, मैं लिख कर बताता हूँ। लोअर रेट 10% है, लोअर रेट एनपीवी 10% पर हमारी एनपीवी थी 14,340, डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी नेगेटिव है तो बहुत ही बढ़िया है, इनटू डिफरेंस इन रेट -10। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 10 प्लस, तो ये 14,340 इंटू 5 डिवाइड बाय, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2900। अब सॉल्व करके जल्दी से बताइए कि, तो लगभग वही आ रहा है, देखिए ना, तो थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ये है आईआरआर, ऐसे निकाल एग्जाम में ना, तो आईआरआर निकालना आया, ये एफएम में भी काम आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो एक कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, में काम आते तो करते ना भी, बल्कि इस बैच से पहले मैंने अभी कैपिटल बजटिंग में आईआरआर वाले ही क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे, और यहाँ पर रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.6% ना, हमसे बोला फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एंड पास जर्नल एंट्री, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें 12.6% के हिसाब से, तो मिनिमम लीज पेमेंट। अब जब हम याद करिए, जब हम प्रेजेंट वैल्यू बात करते हैं
मिनिमम लीज पेमेंट के लिए, तो उसके अंदर हम गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू से ही निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट होता है, मिनिमम लीज पेमेंट में गारंटेड वैल्यू ही है ना। तो आईआरआर निकालने के लिए तो गारंटीड अनगारंटीड दोनों लेना है, बट जो मिनिमम हमारी वैल्यू होती है मिनिमम लीज पेमेंट, उसमें गारंटेड ही होता है। तो क्या होगा, अब आप ऐसे हर साल निकालिए या शॉर्टकट निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। तो ईयर 1 to 5 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या एन्युटी फैक्टर में हमारा क्या आ रहा था, 12.6% के हिसाब से निकालिए। कैलकुलेटर पर लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.126 इक्वल टू ऐसा 5 टाइम्स कर दीजिए और जीटी का बटन दबा दीजिए। कितना 3.55 मल्टीप्लाई करिए इसको 50,000 से, कितना है। और 5th ईयर में 25,000 आएंगे गारंटीड वैल्यू। तो 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.552 है क्या, तो ये है 13,800। ये टोटल कितना आ जाएगा 91,400। 50 रुपए का फर्क आएगा, उससे कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन। टाइम कितना सेव होगा इसे करने में, अगर आपको 5 मिनट लगेंगे तो इसे करने में 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट का टाइम सेव हो जाएगा, जो बहुत ही मैटर करता है एग्जाम। तो ये हमारा आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, और फेयर वैल्यू जो आज की डेट में दी हुई है वो 2 लाख रुपए है, और हम बुक वैल्यू में एंट्री जो करते हैं विच एवर इज लेस उस पर करते हैं। तो एंट्री क्या थी हमारी, असेट अकाउंट डेबिट टू लेजर 91,500। तो ये हमारी एक था कि जनरल एंट्री बनाइए, एंट्री हमने बना दी प्रेजेंट वैल्यू। तो जो हमने करना है उसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सन में आता है। चलिए, यूजिंग द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग जीरो रेजिडुअल वैल्यू एलोकेट फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड एंड पास जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। तो हमें क्या करना है, इसकी हर साल का इंटरेस्ट निकाल। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट वो मैं आपको सिखाता हूं। हमने बुक वैल्यू पे एंट्री क्या बनाई थी अभी अभी, असेट अकाउंट डेबिट टू लेजर 191,500। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है इंटरेस्ट, तो वो कैसे निकालेंगे, हर साल 191,500 है ना, इस पे 12.6% इंटरेस्ट निकालिए। कितना आया, ये रहा। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 24,129, और पहले साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000। तो 50,000 रुपए की पेमेंट में इंटरेस्ट कितना है 24,129। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आपने प्रिंसिपल कितना देना था 191,500, जिसमें से आपने 25,875 दे दिया, बचा कितना। नेक्स्ट ईयर के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालिए, कितना आया, अगले साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ड्यू कितना बचा, इसके ऊपर फिर आप इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर 50,000 की पेमेंट होगी, फिर प्रिंसिपल अमाउंट उसमें इतना होगा, फिर आपका अमाउंट इतना ड्यू बचेगा, फिर उस पर 12.6 आएंगे, फिर 13,066 आएगा, 50,000 की पेमेंट है,
प्रिंसिपल इतना है, फिर इतना बचेगा। अब आ गया आखिरी साल, समझो, अब लास्ट ईयर आ गया। अब लास्ट ईयर में क्या करना है आपको, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें पता लास्ट में इंटरेस्ट इसीलिए कैलकुलेट नहीं करना, प्रिंसिपल हमें पता इतना ही है, और हमें पता मिनिमम लीज पेमेंट 50 और 25 75 ही है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको आखिरी साल में निकालना, क्योंकि 2 4 5 10 20 रुपए का फर्क आएगा, वो यहाँ पर एडजस्टमेंट। अगर आप 66 7 63 का 12.6% निकालो, कितना आता है? 8,412 ना, लेकिन हम लिख रहे हैं 8,237, तो थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ये राउंड ऑफ का फर्क होता है, क्योंकि एक्यूरेट 12.6% नहीं है, तो 12.6 के बाद में कुछ है, या 598 है, या 612 है, हमने उसकी जगह 6 लिखा, तो इसीलिए थोड़ा सा फर्क आता है, उसे आखिरी साल में इंटरेस्ट में एडजस्ट कर। तो अब हमारा एंट्री हमारी पहले बन गई, फिर हमारी क्या बनी, फर्स्ट ईयर के एंड में फाइनेंस चार्ज ऑन डेबिट टू लेजर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 24,129। तो देखो लेजर में हमने ये लिया था, प्लस उसमें हर साल इंटरेस्ट आता रहेगा, क्योंकि पेमेंट विद इंटरेस्ट होना है। फिर हम पेमेंट करेंगे लेजर डेबिट बैंक 50,000 ना। डेप्रीशिएशन नहीं दे रखा, वरना डेप्रीशिएशन की एंट्री बन जाएगी, डेप्रीशिएशन टू एसेट, डेप्रीशिएशन 191,500 के हिसाब से लगेगा। फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा डेप्रीशिएशन भी, फाइनेंस। ऐसा हर साल अब होता है, हर साल। अब ये वाली एंट्री फर्स्ट एंट्री नहीं बनेगी हर साल, क्योंकि वो जो फर्स्ट एंट्री है वो तो फर्स्ट ईयर में ही बनेगी ना, बाकी सारी एंट्री एवरी ईयर 2 साल 4 साल 5 साल, जितने साल के लिए हमसे अकाउंटिंग पूछेगा उतने साल के लिए हम हर साल करते रहेंगे, ठीक है ना। सपोज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल एंड लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 10%। यहां पर क्या मतलब है, यहां पर हमने बात करी थी the interest rate implicit in the lease is the discount rate at the inception of the lease cause the aggregate value of the, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इम्प्लिसिट रेट की ना, और ये ट्रायल एंड हिट मेथड से निकाली जा सकती है, ये सब हमने देखा। क्या लिखा है कि इम्प्लिसिट रेट के लिए देखिए, present value to be calculated with discount rate equal to interest rate implicit in the lease if this is practicable to determine, if not the lessee's incremental borrowing rate should be used। तो ये क्या कह रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है डिस्काउंट रेट, जो लीज के अंदर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है, और अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है निकालने के लिए तो लेजी का बोरोइंग कॉस्ट रेट हम, ये बात हमें यहाँ बता रखी। और हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हम लोगों ने कोई हमें लेजी का बोरोइंग रेट नहीं दिया हुआ था, तो हमने इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करा विद द हेल्प ऑफ IR,
और यहाँ पर 8 में लिखा है सपोज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेबल। अब याद करो, अगर हमें आईआरआर निकालना है, इम्प्लीसिट रेट लीज का निकालना है, तो हमें गारंटेड अनगारंटेड दोनों रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर करने हैं और वो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब इम्प्लीसिट रेट लीज का डिटर्मिनेबल नहीं है। तो उसमें क्या था, ऑल्टरनेटिव भी आप क्या कर सकते हैं, आप लेजी का बोरोइंग रेट ले सकते हैं। और क्वेश्चन में लिखा है लेजी का बोरोइंग रेट है 10%। तो इसका मतलब अब हमें आईआरआर 10% लेकर क्वेश्चन सॉल्व, तो वही क्वेश्चन 10% से सॉल्व। और 10% से हम निकाल चुके थे, याद करो हमने 10% से भी निकाला था ना। तो 10% से हमारी मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू 2,05,025 आ रही है सपोज। वो आ रही थी कुछ और, क्योंकि वहां पर अनगारंटेड गारंटेड दोनों था। यहाँ केवल हमारा गारंटेड लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना रहा, 2,05,025। हम दो वैल्यू में से जो भी कम होते हैं लेते हैं। क्या होती है, या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारा मिनिमम लीज रेंटल विच इज 2,05,025 और फेयर वैल्यू विच इज 2 लाख, जो भी कम हो। तो यहाँ कम क्या है, 2 लाख। तो यहाँ 2 लाख के हिसाब से एंट्री, असेट को खरीदने की एंट्री 2 लाख से, है ना। और उसके बाद में सिंस द लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एट 2 लाख ना, वी नीड टू असर्टेन ए डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि हमारा जो 10% आ रहा है वो 2,05,025 के हिसाब से आ रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट हर साल फाइनेंस चार्ज 10% के हिसाब से निकालोगे, तो आखिरी साल में जो हमारा आ रहा था ना 100-200 रुपए का फर्क, वो 5,025 रुपए का फर्क है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख के हिसाब से हम आईआरआर निकाल, इंटरेस्ट रेट निकाल। तो फिर इसमें आईआरआर निकाली दोबारा से, लेकिन आईआरआर निकालते हुए यहाँ पर हमने केवल गारंटेड ही लिया है, क्योंकि ये एक्चुअल वाली आईआरआर नहीं निकाल रहे। हम ये देख रहे हैं कि अब हमें पता चल चुका है कि 2 लाख पे हमने एंट्री कर दी, तो 2 लाख जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख के इक्वल आ जाए, तो उसके लिए वैल्यू रेट निकाल। तो वो रेट आया 10.95%। फिर हम 10.95% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल, लास्ट में फिर 100-200 का फर्क है, तो 100-200 का ही समझ में आता है। तो इस वजह से अब इतनी कॉम्प्लिकेशंस बना रखी है ना। तो ये इस वजह से ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेट है ये। लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो लेंदी है ना, लेंदी है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जिसे समझ में आता है उसे इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली बार कैलकुलेट कर रहा है उसे थोड़ी, है ना। आज अभी हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, लेजी तक, और अकाउंटिंग फॉर लेजर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम बचा हुआ थोड़ा सा काम हो रहा है वो कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, लीज टर्म 4 साल है, फेयर वैल्यू 20 लाख है, लीज रेंटल 6.25 लाख है, गारंटीड 1.25, एक्सपेक्टेड 3.75, अनगारंटीड 2.5 लाख हो जाएगा, है ना। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 15%, चलो दे दिया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी हमें दे दिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज 19 के हिसाब से। तो गारंटीड मिनिमम लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू का सम निकालना है, और 20 लाख या उसमें से जो भी कम है वो आ जाएगा, है ना। तो ये तो खैर आसान हो गया। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मैंने क्या करा, 6,25 लास्ट में 1.25 लाख गारंटेड भी ऐड कर दिया, और ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये यूज कर लिया। 18,55,850 या 20 लाख जो भी कम हो, तो कम क्या है 18,55,850। तो ये आ जाएगा। लीज लाइबिलिटी एसेट भी इसी वैल्यू पर आती है, और लीज लाइबिलिटी भी इसी वैल्यू पर समझ में आता है। 1855, 850 और 20 लाख विच एवर इज लोअर, है ना, एवर इज लो।
मिनिमम लीज रेंटल और दिस जो भी कम है उस पर हम दिखाएंगे। तो कम है क्या है 1850। और ये बताओ भगवान से ये प्रार्थना करो एग्जाम में क्वेश्चन हो तो यही कम हो, क्योंकि अगर ये कम नहीं आया तो फिर आपको एक और अलग से कैलकुलेट। लेकिन अगर इम्प्लीसिट रेट दिया है तो यही कम आएगा, अगर इम्प्लीसिट रेट नहीं है और लेजी का बोरिंग रेट लिया तो फर्क आ सकता है। आ रही है ये बात भी, क्योंकि इम्प्लीसिट रेट तो निकाली इसी के हिसाब से रहे तो वो तो कम ही आएगा। अब क्या डिस्क्लोजर करना है लेजी को। लेजी शुड इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ AS10 PPE अलग से क्या बताना है कि फाइनेंस लीज में क्या असेट लेकर आए, क्या असेट है जो फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट के अंदर जो असेट लिखी है उनमें। फॉर ईच क्लास ऑफ असेट द नेट कैरिंग अमाउंट एट द बैलेंस शीट डेट, रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा मिनिमम लीज पेमेंट एट द बैलेंस शीट डेट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू। In addition, enterprise should disclose the total of lease payment at the balance sheet date at their present value for each of the following period, not later than 1 year, later than 1 year and not later than 5 year and later than 5 year। तो तीन हिस्सों में डिवाइड करके बताना पड़ेगा। कंटीजेंट रेंट रिकॉग्नाइज्ड एज ए एक्सपेंस इन द P&L, जो कंटीजेंट रेंट है जो पहले से हमें नहीं पता अब कैलकुलेट, वो भी द टोटल ऑफ द फ्यूचर मिनिमम सब लीज पेमेंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर नॉन कैंसिलेबल सब लीज एट द बैलेंस शीट डेट। अगर हमने लीज पर लेने के बाद उसे आगे किसी को सब लीज पे दे दिया तो उनसे भी हम मिनिमम लीज पेमेंट फ्यूचर में रिसीव करेंगे। मेन लीज पर हम मिनिमम लीज रेंटल की पेमेंट करेंगे। देखो क्या होता है, मैंने एक असेट को लीज पर लिया और इसे आगे सब लीज पर दे दिया, तो जब मैंने सब लीज पर दिया तो मैं इसका लेजर बन गया, लेकिन ओरिजिनल के लिए मैं लेजी हूं। तो डबल रोल है, मैं लेजी भी हूं लेजर भी हूं। तो जो लेजी के तौर पर मैं पेमेंट करूंगा उन सबका प्रेजेंट वैल्यू अगर, और जो लेजर के तौर पर मुझे मिलेगा उसका भी प्रेजेंट वैल्यू अगर बताना पड़ेगा। A general description of the leases, significant leasing arrangement including but not limited to the basis of which contingent rent is determinable, सेल के बेस पर है, प्रॉफिट के बेस पर है, क्या है, the existence and terms of renewal or purchase option and escalation clause, restriction imposed by lease arrangements such as those concerning dividend, additional debt and further leasing। ऐसा होता है कई बार कोई लोग हमें लोन देते हैं या लीज पर कोई एसेट देते हैं तो ये कहते हैं कि भैया डिविडेंड बाद में देना, पहले हमारा रेंटल देना। ऐसा ना हो कि आप कहें जी पैसे नहीं है रेंट देने के लिए और आप डिविडेंड दे रहे हो। तो इसलिए वो अरेंजमेंट में लिखा है, कोई भी लीज अरेंजमेंट में रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो भी आप बताइए। तो अब हम लेजर की बुक्स में क्या होगा ये नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में